हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश यूनिट सेकंड का पार्ट बी। तो पार्ट ए में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किए थे 5 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो फर्स्ट जो हमारी यूनिट थी बीए थर्ड सेमेस्टर की, उसमें हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ ड्रामा। सेकेंड यूनिट थी हमारी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का ये पार्ट सेकेंड है। तो स्टार्टिंग में मतलब जो हमारा पार्ट ए था उसमें हमने पढ़ा था ऑथोरियल इंट्रूशन और कैकोफोनी, सर्कमलोक्शन हमने उसमें पढ़ा था, और कन्फ्लिक्ट और डिक्शन हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, पहले उनको देख लीजिए। बाकी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट के 5 एलिमेंट्स: एपिलॉग, एपिथेट, यूफेमिज्म, मैलाप्रोपिज्म एंड यूफोनी। ठीक है, और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के अगर पीडीएफ या नोट्स आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी सारे लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है चैनल पे, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एपिलॉग। सो एपिलॉग इट ऑलवेज कम्स एट द एंड ऑफ अ लिटरेरी वर्क एंड इज देयरफॉर द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग। देखिए, आपने प्रोलॉग सुना होगा, लिटरेरी टर्म है ये भी। लिटरेरी टर्म से अच्छा हम इसको कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ ड्रामा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रोलॉग है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है, मतलब कोई भी आपका वर्क है, फिक्शन है, ड्रामा है या नॉवल है, कुछ भी हो सकता है, उसके एकदम स्टार्टिंग में जो आता है वो आपका प्रोलॉग होता है। और जो एपिलॉग होता है वो प्रोलॉग का बिल्कुल अपोजिट है। कि किसी भी लेसन के लास्ट में, मतलब जैसे आप बचपन में पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ की बुक आती थी जिसमें काफ़ी सारी आपकी स्टोरीज हुआ करती थी और लास्ट में एक मोरल होता था। सो दैट इज़ कॉल्ड एपिलॉग। जो एपिलॉग होता है वो एक प्ले को समराइज करता है अपनी मोरल के थ्रू, कि क्या मोरल लेसन आपको उस प्ले से मिलता है, और एक तरीके से वो रैप अप करता है कैरेक्टर्स के फेट को। कि जो भी किसी ड्रामा का एंड होता है, या एंड में क्या होता है कि पूरा का पूरा ड्रामा या जो पूरा हमारा प्ले होता है वो समराइज हो जाता है। तो जिस चीज़ में वो समराइज होकर के आपको एक मोरल लेसन देता है या रैप अप करने की कोशिश करता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिलॉग। आई होप आपको क्लियर होगा, ईजी सा है। नेक्स्ट है हमारा एपिथेट। सो एपिथेट अ लिटरेरी डिवाइस दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट बाय accompanying or replacing it with a descriptive word or phrases. It is also known as a descriptive title. देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, बट एग्जाम्पल हमें समझ में आएगा तब हम इसको समराइज कर लेंगे उसके बाद। देखिए, एपिथेट एक टाइप से आप कह सकते हो लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस या ऑब्जेक्ट को ना एक तरीके से डिस्क्रिप्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, तो गॉड ऑफ क्रिकेट सुनते ही काफ़ी लोगों के मन में जो एक नाम आएगा वो होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और वैसे ही जब हम अलेक्जेंडर का सुनते हैं नाम ड्रामा में, लिटरेचर में सॉरी, तो हमेशा आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये जो हमने द ग्रेट यहाँ पर यूज़ किया है, ये द ग्रेट इनके लिए क्या बन चुका है, एपिथेट बन चुका है। तो जैसे आपने सुना होगा जयपुर, जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। तो अगर मैं आपसे जयपुर नहीं कहती और सीधा आपसे बोलती विच प्लेस इज़ कॉल्ड एज पिंक सिटी, या मैं सिर्फ पिंक सिटी भी बोलती, तो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते दैट पिंक सिटी इज़ जयपुर, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जयपुर। तो किसी भी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करते हो जिसके लिए, या फिर आप फ्रेजेस यूज़ करते हो, या आप उसको एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एपिथेट। तो ऐसे ही काफ़ी सारे टाइटल्स हमने काफ़ी सारे पर्सन्स को दे रखे हैं, काफ़ी सारे प्लेसेस को दे रखे हैं। तो आप एक ईजी सा एग्जांपल याद रख सकते हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो यहाँ पर जो द ग्रेट है वो हमारा क्या है, एपिथेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूफेमिज्म। तो देखिए, यूफेमिज्म एक पोलाइट वे होता है अपनी बात को किसी से कहने का। मतलब मान लीजिए आपको किसी को इम्पोलाइट या हार्श सेंटेंस बोलना होता है, तो उस टाइम पे आप जो भी फ्रेजेस यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। सो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यूफेमिज्म इज रिफर्स टू अ पोलाइट और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन दैट वुड रिप्लेस वर्ड्स इन फ्रेजेस विच आर कंसिडर्ड हार्ड एंड पोलाइट इम्पोलाइट विच सजेस्ट समथिंग अनप्लीजेंट। जैसे अगर मैं कहूँ ही डाइड लास्ट नाइट, कि हाँ भाई लास्ट नाइट वो मर चुका है, बट उसी बात को मैं थोड़ा मतलब हार्श वे में ना बोल करके थोड़ा प्लीजेंट वे में बोलने की कोशिश करूँ, लाइक ही पास्ड अवे। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम इस टाइप के थोड़े से स्वीट सेंटेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं किसी भी हार्श सेंटेंस या हार्श रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। अब नेक्स्ट है हमारा यूफोनी। तो हमने स्टार्टिंग में कैकोफोनी पढ़ा था, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है।
कैकोफोनी हमने पार्ट ए में पढ़ा था, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो देखिए यूफोनी को पहले हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं। जो यहाँ पे यू है उसका मीनिंग है ई यू गुड, और जो फोनी है इसके अंदर फोनी का मीन्स होता है साउंड। तो जैसे कि कैकोफोनी एक हार्श साउंड होती है, उसी तरीके से यूफोनी बिल्कुल अपोजिट है, दैट मीन्स गुड साउंड्स। So euphony means use of words and phrases that are melodious or lovely in the sound they create. It gives pleasing and soothing effect to the ears due to repeated vowels and consonant. अब जैसे कैकोफोनी होती है कि जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा हार्श होती है, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है, हमारे कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए आप काफ़ी शांति से बैठ के पढ़ रहे हो या कुछ भी मतलब आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको पसंद है, और कहीं से आपको बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगे या व्हीकल्स के हॉर्न्स की आवाज़ आने लगे, तो वो बहुत अनप्लीजेंट होती है और हमारे मतलब माइंड को तो बिल्कुल भी अच्छी लगती ही नहीं है। तो बट इसकी जो पॉजिटिव है आपकी यूफोनी है, जिसका मेनली यूज़ किया जाता है बच्चों को सुलाने के लिए। मतलब आपने लोरी वगैरह सुनी होंगी, तो वो भी आपका यूफोनी में ही आता है। तो यूफोनी में होता क्या है कि आपकी जो वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं, उनका एक रिपीटेड साउंड प्रिपेयर किया जाता है, जो सुनने में हमें काफ़ी अच्छा सा लगे, प्लीजिंग लगे, सूथिंग लगे। जैसे आपने बचपन में एक पोएम सभी ने सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस पोएम को कम्प्लीटली भी लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे इस एलिमेंट को समझना था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही लाइनें यहाँ पे ऐड की हैं। ठीक है, आप कोई और भी पोएम लिख सकते हैं, बचपन में काफ़ी सारी आपने सुनी होंगी। तो लास्ट है हमारा मैलाप्रॉपिज्म। सो मैलाप्रॉपिज्म, इट इज़ द यूज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ अ सिमिलरली साउंडिंग करेक्ट वर्ड। देखिए मैलाप्रॉपिज्म जैसे कि नाम से काफ़ी अटपटा सा है, तो इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे हम मतलब कुछ भी बेतुका सा सेंटेंस या कोई भी बेतुकी सी बात यूज़ करते हैं, जिसका कुछ अच्छा सा मीनिंग नहीं होता, ना ही कुछ अच्छा ये साउंड करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, हैविंग वन वाइफ इज़ कॉल्ड मोनोटोनी, कि एक बीवी होना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो देखिए कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का, ना कोई ऐसा लीगल अथॉरिटी कहती है। तो बहुत ही बेतुका सा सेंटेंस है, मतलब जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना चाहो और आप जानबूझ के गलत वर्ड्स का यूज़ करो, जो आपको मतलब साउंड करेक्ट साउंड करते हो, बट मीनिंग उनका काफ़ी आपका बेकार सा होगा। तो जहाँ पर भी इस टाइप के आप इनकरेक्ट वर्ड्स को यूज़ करो किसी भी करेक्ट साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है मैलाप्रॉपिज्म। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारी यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होती है, और दोनों यूनिट्स उसके साथ साथ आपका थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वीडियो या किसी भी लेक्चर की अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वन मोर थिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़ और सजेशंस ड्रॉप कर सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं।